बहुजन समाज के दो शहीदों बाबू जगदेव प्रसाद और गौरी लंकेश की शहादत दिवस मना रहे हैं। ये दोनों ऐसे शहीद हैं जो आजीवन ब्राह्मणवाद के खिलाफ, वर्ण जाति व्यवस्था के खिलाफ, मुट्ठी भर लोगों के, बहुसंख्यक लोगों के वर्चस्व के खिलाफ संघर्ष करते रहे। सबसे पहले मैं बहुजन समाज के इन दोनों शहीदों को नमन करता हूँ। मैं कुछ जगदेव बाबू से हम लोग, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परिचित हैं। मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ गौरी लंकेश की का शेयर करना चाहूँगा। असल में एक समस्या पहले ही रख दूं कि मैं जब भी आप लोगों के सामने, बहुत सारे लोगों के साथ मुखातिब होता हूँ, तो एक चीज़ पर जोर देना चाहता हूँ जानबूझ करके कि वर्ण जाति व्यवस्था के खिलाफ, शोषण उत्पीड़न के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ, इस सत्ता के खिलाफ जो बहुजनों का संघर्ष रहा है, दलितों का संघर्ष रहा है, आदिवासियों का संघर्ष रहा है, महिलाओं का संघर्ष रहा है, वो कोई एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा है। जिस तरह पूरे देश पर ब्राह्मणवाद का वर्चस्व रहा है, वर्ण जाति व्यवस्था ने धीरे धीरे करके अपना वर्चस्व कायम कर लिया, जैसे जिस तरह पूरे देश पर द्विजों ने, कुछ अपर कास्ट के, कुछ मुट्ठी भर लोगों ने वर्चस्व कायम कर लिया, तो पूरे देश में उसके खिलाफ उतना ही तीखा संघर्ष भी चला है। आज हमारे सामने दो शहीद हैं। एक शहीद हमारे बिहार के बाबू जगदेव प्रसाद हैं, जो बिहार के लेनिन कहे जाते हैं। तो दूसरी तरफ हमारे सामने कर्नाटक की, दक्षिण की गौरी लंकेश है। गौरी लंकेश भी कोई सामान्य पत्रकार नहीं थी, और न केवल सामान्य पत्रकारिता करने के चलते उनकी हत्या की गई। वो सीधे सीधे ब्राह्मणवाद को, जाति व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को चुनौती दे रही थी। वो महिषासुर को अपना नायक मानती थी, वो डॉक्टर अंबेडकर को अपना नायक मानती थी, और वो वासवन्ना को अपना नायक मानती थी। यहाँ एक बात मैं बता दूं कि 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक व्यक्तित्व पैदा हुए, वासवन्ना। आप समझिए कि जो इस उत्तर भारत में जो स्थिति कबीर की है, वो ऐसी ही हैसियत दक्षिण भारत में, विशेषकर कर्नाटक में वासवन्ना की है। कुछ मामलों में वासवन्ना कबीर से भी आगे है। महिलाओं के मामले में कबीर एक तरह से वैष्णव परंपरा जो है, जो हिंदुओं की एक थोड़ी उदार और प्रेम वाली परंपरा कही जाती है, तो कबीर एक तरह से महिलाओं के मामले में वैष्णव परंपरा के शिकार हैं, जिसमें किसी तरह से महिलाओं को एक बाधा के रूप में भी देखा जाता है। ये बहुत प्रचलित कथन है कि नहीं, मैंने कबीर के नाम पर कितना सही और कितना गलत है, नारी की झाई पड़े अंधा हुई भुजल। लेकिन इसके बावजूद भी कबीर का सारा साहित्य अध्ययन करने पर एक चीज सामने आती है कि महिलाओं और पुरुषों की समानता के पक्ष में उनके बहुत सारे विचार, दोहे या पद नहीं। लेकिन कर्नाटक में जो वासवन्ना है, वो न केवल वर्ण जाति व्यवस्था यानी जातियों के बीच की दीवार, सारी दीवारें तोड़ करके
समानता की बात करते हैं, वो स्त्री पुरुष के बीच भी जो असमानता की दीवार है उसको तोड़ देते हैं। बासवन्ना के विचारों को आगे बढ़ाने के चलते कर्नाटक में दो लोग बात करें, एक तो MM कुलवर्गी और गौरी लंकेश। कुलवर्गी जी की सिर्फ इतनी गलती थी, कोई अब हिंदूवादियों के नज़र में, ब्राह्मणवादियों के नज़र में, सनातनियों के नज़र में कुलवर्गी सिर्फ इसलिए मारे गए, वो कोई एक्टिविस्ट भी नहीं थे, वो कोई राजनीतिक कार्यकर्ता भी नहीं थे, वो कोई बड़े सामाजिक कार्यकर्ता भी नहीं थे। सिर्फ उन्होंने ये किया था कि वासवन्ना के विचारों को ठीक ठीक तरीके से कन्नड़ में प्रस्तुत कर दिया। लेकिन वासवन्ना के विचार ऐसे विचार हैं जो संघ और भाजपा की जो विचारधारा है, जो ब्राह्मणवाद की विचारधारा है, जो वर्ण जाति व्यवस्था की विचारधारा है, जो हिंदू राष्ट्र की महानता की विचारधारा है, वासवन्ना की विचारधारा उसको क्या करती थी, उसकी कब्र खोद देती है। कर्नाटक में वासवन्ना एक ऐसे व्यक्तित्व हुए जिन्होंने कर्नाटक की करीब करीब 1/3 आबादी को हिंदू धर्म के दायरे से बाहर ही कर दिया। और सबसे अच्छी बात उसमें थी कि दलित जनों के साथ उसमें बहुत एक अच्छी खासी संख्या में अपर कास्ट से भी लोग आए और उन्होंने अपने जातियों का त्याग किया, जिन्हें आज हम लिंगायत कहते हैं। आज दो लिंगायत दो हिस्सों में बटा हुआ दिखता है, वीर शैव और ये। तो लिंगायत की जो परंपरा थी उसकी नींव डालने वाले वासवन्ना की परंपरा और गौरी लंकेश साफ शब्दों में वासवन्ना को और डॉक्टर अंबेडकर को, महिषासुर को भी अपने राय के रूप में याद करती हैं। मैं आप लोगों के सामने 1-2 कोटेशन गौरी लंकेश का जरूर पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि गौरी लंकेश के बारे में शायद हम लोगों ने काफी कम पढ़ा। वैसे आज मैंने अपना सुबह एक लेख जनचौक पर कल लिखा था, सुबह लगा शायद आप लोगों ने कुछ लोगों ने पढ़ा हो। मैं वैसे अपने लेख पढ़ने के लिए कोई आग्रह नहीं करता, उचित भी नहीं होता, लेकिन मैं गौरी लंकेश को जानने के लिए जरूर चाहूंगा कि ये लेख एक बार अगर जो साथी न पढ़े वो पढ़े। जैसे वो साफ साफ बोलती हैं, मैं हिंदुत्व की राजनीति की निंदा करती हूँ और जाति व्यवस्था की भी, जो हिंदू धर्म का हिस्सा मानी जाती है। इसी कारण मेरे आलोचक मुझे हिंदू विरोधी बताते हैं, परंतु मेरा यह मानना है कि एक समतावादी समाज के निर्माण के लिए जो संघर्ष वासवन्ना और अंबेडकर ने शुरू किया था उसे आगे बढ़ाना मेरा कर्तव्य है और जितनी मेरी शक्ति है उतना मैं कर रही हूं। गौरी लंकेश साफ शब्दों में कह रही हैं कि वो वासवन्ना की परंपरा को और डॉक्टर अंबेडकर की परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। कभी भी समय मिले तो हम साथियों में बहुत सारे साथी गहरे अध्येता हैं और लगातार अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, उनसे मैं जरूर आग्रह करूंगा कि वासवन्ना के वचन हिंदी में भी आ गए हैं। उन वचनों को कभी समय मिले तो जरूर पढ़ना चाहिए। कर्नाटक को वासवन्ना ने काफी बदल दिया। आज कर्नाटक जो एक हद तक थोड़ा समतावादी, थोड़ा प्रोग्रेसिव दिखता है, उसमें वासवन्ना की बड़ी भूमिका है। मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि गौरी लंकेश पर लोहिया का भी प्रभाव था, क्योंकि उनके पिता भी बहुत ही बड़े संघर्षशील योद्धा थे और वैचारिक योद्धा थे। तो वो लोहिया के भी समर्थक थे। और आप जानते होंगे लोहिया की कुछ सीमाएं हैं, लोहिया से हमारी कुछ मुद्दों पर असहमति हो सकती है, लेकिन लोहिया 2 बातों पर बहुत फर्म थे जो बार बार लोहिया कहते थे, और वो बहुत महत्वपूर्ण बात कहते थे कि भारतीय आदमी का जो दिमाग है वो जाति और योनि के कटघरे में कैद है। जिस जगदेव बाबू की हम बात कर रहे हैं, जगदेव बाबू भी लोहिया की पार्टी में लंबे समय तक रहे, लोहिया की पार्टी से ही विधायक बने और बाद में मतभेद हुआ तो उन्होंने शोषित दल बनाया अपना अलग। लेकिन लोहिया से बहुत सारे मुद्दों पर उनके विचारों के मेल भी खाते थे। हिंदुत्व को लेके, वर्ण व्यवस्था को लेकर के,
हिंदू विचारधारा को लेकर के, राम जैसे नायकों को लेकर के मतभेद भी थे। तो वह एक तरफ जो दो नायक हम बात कर रहे हैं, उन दोनों नायकों पर भी एक हद तक लोहिया का भी प्रभाव है। हम ये नहीं कह सकते कि जगदेव बाबू का लोहिया से कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है। न तो हम कंप्लीटली लोहिया को खारिज करते हैं और न तो लोहिया और जगदेव बाबू के जो रिश्ते उसको खारिज करते हैं। बहुत सारे कई गंभीर मुद्दों पर मतभेद थे जिससे वो अलग हुए, लेकिन कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिनमें दोनों में काफी एकता थी। एक चीज जगदेव बाबू के बारे में रेखांकित कर लेना ही जरूरी है, बल्कि गौरी लंकेश के बारे में। गौरी लंकेश ने बहुत ही बड़े उच्च संस्थान में पत्रकारिता की डिग्री पाई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी पत्रकारिता की थी। वो अंग्रेजी की बहुत अच्छी पत्रकार थे और उनके सामने अंग्रेजी पत्रकारिता में बहुत बड़ा भविष्य था और बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार थे अंग्रेजी के। लेकिन उन्होंने अंग्रेजी पत्रकारिता छोड़ दिया। यानी जिस कैरियर के लिए, जिस जगह पर जाने के लिए लोग नाक रगड़ते हैं, सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, उस उच्च शीर्ष स्थान को छोड़ करके गौरी लंकेश कन्नड़ में, यानी जो मूल भाषा है, जो आम जन की भाषा है, उस भाषा में पत्रकारिता करने आई। क्योंकि वो कर्नाटक को बदलना चाहती थी, कर्नाटक के आम जन की जिंदगी को सामने लाना चाहती थी, कर्नाटक के आम जन के दुख सुख के, बहुजनों के दुख सुख को सामने लाना चाहती थी। और वो काम जो वहां की भाषा है कन्नड़, उसी में वो कर सकती थी। जो ये आप जो आम जन की भाषा है उसमें पत्रकारिता करने लगते हैं तो आप आम जन से आपका जुड़ाव गहरा हो जाता है, आप समाज पर प्रभाव डालने लगते हैं। लेकिन आपकी प्रसिद्धि, आपको पैसा, आपका कैरियर, वो उसमें नहीं होता। दूसरी तरफ जगदेव बाबू को देखिए, जो आदमी थोड़े समझौते के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री होने की पूरी संभावना को छोड़ दिया, मुख्यमंत्री हो सकता था। जो आदमी इतने बड़े विधायक रहा, लेकिन उसकी विधायक होने के बाद भी ये हैसियत थी कि वो घर जाते हैं और उनकी पत्नी कहती है कि सुई धागा नहीं है, हमारी साड़ी पटी हुई है, ये ले आइए। उनके भाई वीरेंद्र कुमार का संस्मरण है और वो जाते हैं, कहते हैं कि हमारे पास सुई धागा लाने के लिए भी पैसा नहीं है। मित्रों, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि पूरा समाज के बारे में तो ये हमको सोचना होगा कि पूरा समाज समृद्ध हो, बहुजन समाज सुखी रहे, सारे लोगों के पास अच्छी नौकरियां हों, अच्छे पद हों, धन दौलत हो, संपदा हो। लेकिन जगदेव बाबू का व्यक्तित्व भी बताता है और गौरी लंकेश का व्यक्तित्व भी बताता है कि अगर आप अगुवाई करना चाहते हैं, समाज को नेतृत्व देना चाहते हैं, तो आपको पूरे समाज के बहुजन समाज के लोगों का, बहुसंख्यक समाज के लोगों की आर्थिक ताकत बढ़े, उनकी धन दौलत उनकी बढ़े, उनका पद और कैरियर बढ़े, उनका नाम बढ़े, वो बड़े बड़े पदों पर जाएं, वो अंग्रेजी में पत्रकारिता करें, दुनिया विदेशों में जाके रिसर्च करें, विदेशों में जाके प्रोफेसर हों, देश भर में प्रोफेसर हों, बड़े बड़े पत्रकार हों, विभिन्न संस्थानों के अगुवा हों। लेकिन अगर अगुवा लोग अपने लिए ये सोचते हैं कि मैं धन दौलत बना डालूं, मैं सारे पद प्रतिष्ठा पालूं, तो ऐसे लोग समाज की एक सीमा से अधिक अगुवाई नहीं कर सकते। चाहे जगदेव बाबू ने अगुवाई की और चाहे गौरी लंकेश ने अगुवाई की, और आज दोनों हमारे प्रेरणा स्रोत हो। तो इस नाते प्रेरणा स्रोत हैं कि उन्होंने
समाज के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। जैसे उत्तर भारत में, ज़्यादा मैं उसमें नहीं जाता, कांसीराम के विचारों से क्या किसकी सहमति है, उनकी भूमिका, उनका योगदान कम अधिक हम आज पर बात कर सकते हैं। लेकिन अगर एक कांसीराम ऐसा नहीं रहा होता जिसको किसी पद की लालच, यानी राष्ट्रपति पद की भी लालच जब भाजपा ने दिया तो उसको भी उन्होंने ठुकरा दिया। अगर कांसीराम के दिल में राष्ट्रपति पद की लालच या मंत्री पद की लालच या मुख्यमंत्री पद की लालच रही होती तो वाम सेफ जैसा बड़ा संगठन और एक बड़ा जन आंदोलन जिस पर दलित राजनीति पैदा हुई वो विकसित नहीं हो सकती। तो मैं आज एक बात पर जरूर जोर देना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति पूरे समाज की अगुवाई करना चाहता है और पूरे समाज को कुछ जो उच्च वर्ग, उच्च जातियां हैं उनके शोषण उत्पीड़न से मुक्त करना चाहता है और बहुसंख्यक लोगों का समता आधारित, न्याय आधारित, समृद्धि आधारित समाज बनाना चाहता है तो चंद अगुआ लोगों की टीम तो ऐसी होगी, व्यापक समाज की बड़े परिवर्तन के लिए अगुवाई नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा सोचना नहीं चाहिए, हर आदमी को ऐसा सोचना चाहिए, अच्छा से अच्छा पद पाना चाहिए, अच्छा से अच्छा कैरियर होना चाहिए, अच्छा से अच्छा धन दौलत खूब होना चाहिए, अच्छा से अच्छा घर होना चाहिए, अच्छा से अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए। लेकिन अगर ये सब चीजें हैं, अगर समाज परिवर्तन के आप अगुआ हैं, सबसे अगली पंक्ति में हैं, आप एक तरह से नेतृत्वकारी हैं और ये सब कुछ आप हो सकता है कि ये सब चीज धीरे धीरे करके आपसे छीन जाए या आपको मिले ही ना। जो ऐसे संकल्प के साथ उतरेगा वही नेतृत्व कर सकता है। कोई ऐसा बहुजन नायक नहीं हुआ है, बड़ा बहुजन नायक। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का भी देख लीजिए, मंत्री हो गए, सब कुछ मंत्री पद से इस्तीफा दिया। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि अपनी एक किताब रीडर्स ऑफ हिंदुइज्म थी या बुद्ध और उनका धम्म था उसको प्रकाशित करा पाए। बहुजन समाज के लोग जो मंत्री हुए हैं, यहां तक कि रामस्वरूप वर्मा जी जैसा आदमी जो मंत्री रहा, उनके पास भी धन और संसाधन नाम पर कुछ भी नहीं था। मंत्री पद से उन्होंने कुछ बनाया नहीं, विधायक रहते हुए जगदेव बाबू ने कुछ बनाया नहीं। ऐसे लोग ही इतिहास का निर्माण करते। मैं इतिहास के निर्माण करने की बात कर रहा हूं। छोटे मोटे बड़े काम तो सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन इतिहास निर्माण का काम तो बहुत अधिक कुर्बानी की मांग करता है। और कुर्बानी कितनी होती है? इतनी होती है कि उसमें जान जाने का भी खतरा रहता है। और ये दोनों हमारे जो शहीद हैं आज, जो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, दोनों ब्राह्मणवादियों, सनातन धर्मियों, हिंदू धर्म के लोगों के का विरोध करने के चलते ही मारे गए। पिछले दिनों 5-6 लोग जो मारे गए हैं उसमें सब सिर्फ इस नाते मारे गए कि उन्होंने हिंदू धर्म को चुनौती दिया, उन्होंने हिंदुत्व को चुनौती दिया। जैसे गौरी लंकेश, एम कुलगरे, पानसरे, नरेंद्र दाभोलकर, ये जो सभी लोग मारे गए एक के बाद, ये हिंदूवादियों के हाथ से मारे गए। आप सीधे सीधे पूंजीवाद का ऐसे विरोध कीजिए, पूंजीवाद साम्राज्यवाद कहते रहिए, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब आप उनके मिथकों को, उनके ईश्वर को, उनके धर्म को, उनकी वर्ण व्यवस्था को, उनकी जातिवाद को, उनके धर्म ग्रंथों को, उनके नायकों को चैलेंज करते हैं, फिर आपका जीवन भी खतरे में आ सकता है। एक कोटेशन में गौरी लंकेश का और पढ़ना चाहूंगा। वो सीधे मनुवाद कहती हैं। गौरी लंकेश को भी एक तो हमारे देश में लिबरल उदारवादी और वामपंथी बुद्धिजीवियों की एक समस्या रही कि वो जब ऐसे नायकों को प्रस्तुत करते हैं, जैसे गौरी लंकेश को शुरू में जब उन्होंने प्रस्तुत करना शुरू किया
तो जो उनका ब्राह्मणवाद विरोध है, मनुवाद विरोध है, जातिवाद विरोध है, महिषासुर को नायक मानना है, अम्बेडकर को नायक मानना है, एक तरह से गोल कर दिया। जब उनकी शहादत के बाद एक स्मृति सभा हुई तो जब मैं उसमें गया तो देखा तो ये सब गोल, जबकि वो मनुवाद का विरोध करने के चलते, ब्राह्मणवाद का विरोध करने के चलते, जाति व्यवस्था का विरोध करने के चलते मारी गई और इस बात को ही गोल कर दिया गया। जैसे उनका एक कोटेशन पढ़ रहा हूं, मनुवादियों ने बहुजनों के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास को अपने हिसाब से तोड़ा मरोड़ा। मनुवादी शब्द इस्तेमाल कर रही हैं, मनुवादियों ने और बहुजन शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुजनों के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास को अपने हिसाब से तोड़ा मरोड़ा। हमें इस इतिहास पर पड़े धूल धक्कड़ को झाड़ना पड़ेगा। हमें इस इतिहास पर पड़े धूल धक्कड़ को झाड़ना पड़ेगा। पौराणिक झूठों का पर्दाफाश करना पड़ेगा और अपने लोगों तथा अपने बच्चों को सच्चाई बतानी पड़ेगी। यही एकमात्र रास्ता है जिस पर चलकर हम अपने बच्चे अपने सच्चे इतिहास के दावेदार बन सकते हैं। ये सामाजिक न्याय आंदोलन गौतम जी, रिंकू भाई, आप सभी लोग क्यों कर रहे हैं? ये बहुजन नायकों की विरासत पर बात क्यों? बहुत एक शब्द में गौरी लंकेश ने अपने सच्चे इतिहास के दावेदार, हमें क्या बनना है? सच्चा इतिहास का दावेदार बनना है। हमको एक झूठा इतिहास पढ़ाया गया है, पूरा का पूरा झूठा न्याय। जो खलनायक होना चाहिए उनको नायक बना दिया गया। आज ही शिक्षक दिवस है। राधा कृष्णन जैसा आदमी जो कि कहता है कि वर्ण व्यवस्था को आदर्श व्यवस्था मानता है, मनु की भूरी भूरी प्रशंसा करता है, कहता है कि ब्राह्मण का काम है तपस्या शिक्षा, क्षत्रिय का काम है युद्ध, वैश्य का काम है उत्पादन करना, शूद्र का काम है सेवा करना, यही सबसे अच्छी तपस्या है, यही महान कर्तव्य। बकायदा उसके संग जो राधा कृष्णन की रचनावली उसमें लिखा हुआ है। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, मनुवाद, ब्राह्मणवाद का खुला समर्थन करने वाला आदमी शिक्षक के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इससे हम लोगों के लिए शर्मनाक क्या बात होगी कि हमारे बहुजन नायक सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, जिन्होंने वास्तव में शिक्षा का शिक्षक दिवस के जो सबसे आदर्श मिसाल है, उनके नाम पर शिक्षक दिवस इस देश में नहीं मनाया जाता। हम लोग के बहुसंख्यकों की हालत कितनी कमजोर है कि बहुसंख्यकों का जो असली नायक है उसके नाम पर शिक्षक दिवस नहीं मनाया जाता। एक मतलब जातिवादी, कट्टर जातिवादी जो है और थेसिस चोर, मैंने व्यक्तिगत तौर पर थेसिस की अपने शिष्य की थेसिस की चोरी करने वाला जो आदमी है, एकदम प्रमाणित है कि थेसिस की चोरी किया था, दंड भुगतता है, वो आदमी जो है शिक्षक दिवस उसके नाम पर मनाया जाता है। बहुजन राजनीति, बहुजन आंदोलन, दलित आंदोलन, बहुजन बुद्धिजीवी, बहुजन लेखक, पत्रकार, सभी लोगों के सामने, जो भी ब्राह्मणवाद, जातिवाद विरोध, सभी लोगों के सामने, जो प्रगतिशील लोग भी हों और जो जातिवाद, ब्राह्मणवाद का, मनुवाद का विरोध करते हैं, उन सभी लोगों के सामने चुनौती है कि कैसा देश है भाई। ये कैसा आदमी शिक्षक, खुद उसके बेटे ने लिखा है, उसके भी संदर्भ सहित प्रमाण है कि बेल्ट से बुरी तरह अपनी, इतना स्त्री विरोधी था, अपनी बीवी को पीटता था। और उससे भी शर्मनाक आप देख लीजिए कि 1954 में उसको भारत रत्न दे दिया गया। सब पहला आदमी है जिसको भारत रत्न दिया गया। 36 वर्ष बाद उससे डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न मिलता। और बहुत सारे बहुजन नायक जिनका हम नाम ले रहे हैं, तो कहीं भारत रत्न उनके बारे में विचार ही नहीं हो रहा है जो असल में भारत रत्न है। एक बार मैं लिस्ट बनाया था कि भारत रत्न या ब्राह्मण रत्न, तो उस समय 48 लोग कुल भारत रत्न पाए थे। उसमें 41 जो थे वो द्विज थे, खुले, साफ साफ पता चल गया था कि वो द्विज जातियों का, अपर कास्ट के, मैंने जो जनेऊधारी जातियों के। और उसमें 31 मैंने 62-65% जो थे एक ही जाति ब्राह्मण। वो भारत रत्न के कोई पहला ही आदमी दावेदार नहीं है।
ये अटल बिहारी वाजपेयी काहे का दावेदार? प्रणब मुखर्जी क्या किया है? चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, ललित सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा और जगदेव बाबू के सामने कहाँ ठहरता है? लेकिन भारत रत्न उसको मिल गया। इससे पता चलता है हमारी औकात क्या है। इस देश के शोषित उत्पीड़ित लोगों, इस देश के बहुजन दलित आदिवासी लोगों की औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या है। तो ये जब मुझे कहती हैं, मैं वो जो गौरी लंकेश कह रहे हैं कि इतिहास के दावेदार बन सकते हैं, सच्चे इतिहास के दावेदार। सच्चे इतिहास की दावेदारी कैसे होगी? जब तक हम शिक्षक दिवस के 5 सितंबर शिक्षक दिवस के नाम पर राधा कृष्णन को हटा करके और इस हैसियत में नहीं आ जाते कि राधा कृष्णन को हटा करके और हम सावित्रीबाई फूले और ज्योतिराव फूले दंपत को शिक्षक दिवस के रूप में स्थापित कर दे, तब तक इतिहास के सच्चे दावेदार हम कैसे बन पाएंगे? द्रोणाचार्य पुरस्कार, जिस आदमी ने बहुसंख्यकों के नायक एकलव्य का अंगूठा काट करके, अंगूठा काट मतलब का उसको अपंग बना देना, मतलब वो शस्त्र विद्या से उसको वो अपना धनुष चला ही ना चले, उसके मतलब उसका जो कौशल है उससे छीन लेना और शूद्र के नाम पर बार बार कर्ण का अपमान करना। यानी जो बहुजनों का अपमान करने वाला आदमी कर्ण है, उसके नाम पर इस देश में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। क्या ये इतिहास की सच्ची दावेदारी है? और मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, एक बात बताऊं आपको कि बार बार वो डरती भी नहीं थी, गौरी लंकेश डरती नहीं थी। सबसे बड़ी बात निडर योद्धा थी, महिला निडर महिला। बहुत बार उनको धमकियां दी गई, डराया गया, मारने की आशंकाएं, मरने की आशंकाएं उन्होंने खुद अनुभव, लेकिन वो साफ बोल पाया। भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने लिखा, हमारे प्रधानमंत्री जब मुंह खोलते हैं, खोलेंगे झूठ ही बोलेंगे। उसी को कन्नड़ में कहते हैं बूसी बुसिया। वो मोदी को बूसी बुसिया कहते थे, यानी ये आदमी जब मुंह खोलेगा तो झूठ ही बोलेगा। उन्होंने एक लंबा लेख ही लिखा, पूरा एक लेख अमित शाह को, जो इतना ताकतवर है, लेकिन सीधे चुनौती देती थी गौरी लंकेश। कर्नाटक को जलाने आए भगवाधारी गंजे अमित शाह लिखा हुआ की कहानी, और उन्होंने पूरी कवर स्टोरी 30 अगस्त 2017 को उन्होंने अपनी मौत से मने समझिए कि 30 अगस्त 2017 सितंबर में ही मार दी गई, यानी 30 अगस्त समझिए कि 6 दिन बाद की ये बात है। वो अंतिम कवर स्टोरी है, जहां अमित शाह पर उन्होंने सीधे सीधे लिखा। तो साहस, और ये साहस, आप में ज्यादा जगदेव बाबू को बात नहीं, जगदेव बाबू जितना साहसी आदमी, मतलब ये बात तो सच्ची है, बिहार का लेनी जो कहते हैं लोग, और बातों में जो भी हो, लेकिन जगदेव बाबू का जो साहस है, जो मैंने पढ़ा, अद्भुत साहसी है। एक सामान्य परिवार जिसके पास सुई धागा खरीदने के लिए पैसा नहीं है, वो आदमी बिहार में, आप जानते हैं बिहार में किस तरीके से जमींदार की 1 लाख से ऊपर जमींदार थे अंग्रेजों के जमाने। और कौन थे? भूमिहार, कायस्थ, ब्राह्मण, राजपूत, और बाद में भी बने रहे किसी न किसी रूप में। अच्छी खासी जमींदारी तो ब्राह्मणों की रही है। दरभंगा का राजा खुद ही ब्राह्मण है। इतनी बड़ी जमींदारी, राजा के नाम पे लोगों को लगता है छतरी रहा होगा। ब्राह्मण अच्छा खासा संख्या में जमींदार थे। जो आदमी के घर में सुई धागा खरीदने के लिए जिसके जेब में पैसा नहीं है, वो बिहार के सामंतों, ब्राह्मणवादियों को चुनौती देता है। चुनौती देने का दम पैसे से नहीं आता है, पैसे वाले बहुत लोग हैं। चुनौती देने का दम आता है न्याय की चेतना से, अपने लोगों के प्रेम से। अगर अपने बहुसंख्यक लोगों से प्रेम, और जगदेव बाबू का तो दिल बहुत ही बड़ा है। पिछड़े पाए 100 में 60 लोहिया का नारा था, लेकिन जगदेव बाबू ने और आगे बढ़ा दिया। 90 भाग हमारा है, आप लोग नारा वो जानते होंगे। 90% लोग
केवल वो 10% लोग बने, उसमें अल्पसंख्यक भी शामिल हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग शामिल है, दलित शामिल है, आदिवासी शामिल है और सभी मेहनत कश लोग शामिल हैं। क्यों? क्योंकि वो अर्जक संघ से भी जुड़े हुए थे। रामस्वरूप वर्मा के साथ बाद में उन्होंने शोषित दल, फिर उनका समाज दल, दोनों मिले शोषित समाज दल बना। अर्जक संघ से जगदेव बाबू जुड़ गए, रामस्वरूप वर्मा ने जो बनाया था। अर्जक संघ मतलब श्रम करने वाले, जो मेहनत करके पैदा करके खाते हैं, पैरासाइट नहीं कि जो दूसरे की कमाई पर जीते हैं, जो तीन तिकड़म दांव पेच रात दिन इसी काम के लिए करते हैं कि कैसे दूसरे का हक मान लिया जाए, दूसरे का श्रम, दूसरे का उत्पादन कैसे मान लिया जाए। जो लोग इसके लिए दिन रात काम करते हैं वो नहीं अर्जक। अर्जक संघ, अर्जक संघ ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है इतिहास में। और एक बात यहाँ जगदेव बाबू के बारे में याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए, ये कहना हम राजनीति से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। हम केवल सामाजिक आंदोलन चलाएंगे और राजनीतिक आंदोलन किसी और हाथ में, ऐसा नहीं हो सकता। इस मामले में रामस्वरूप वर्मा और जगदेव बाबू एक मामले में बहुत बड़े मिसाल है। उसको जरूर समझना चाहिए कि कैसे विचारधारा पर मजबूती से एंटी ब्राह्मणवादी, शोषण विरोधी विचारधारा पर, उत्पीड़न विरोधी विचारधारा पर, अन्याय विरोधी विचारधारा पर मजबूती से खड़ा रहते हुए, बहुजन विचारधारा पर मजबूती से खड़ा रहते हुए, बहुजनों के लिए लगातार संघर्ष करते हुए, उस विचारधारा के हिसाब से राजनीति का एजेंडा, क्योंकि विचारधारा से राजनीति नहीं होती है, चुनाव नहीं जीता जा सकता, उस विचारधारा से निकाल के एजेंडा बनाया जाता है और वो एजेंडा, और उस एजेंडा के आधार पर जनता को अपने साथ करना और चुनाव में जीतना। लेकिन चुनाव में जीत करके विचारधारा और एजेंडा छोड़ना नहीं। ऐसा छल धोखा नहीं देना अपने लोगों को कि जिस जगदेव बाबू इस बात के मिसाल हैं और रामस्वरूप वर्मा इस बात के मिसाल हैं कि जिन मुद्दों पर, एजेंडों पर उन्होंने चुनाव लड़ा, जिस विचारधारा पर उन्होंने चुनाव लड़ा, उस विचारधारा और उस एजेंडे को उन्होंने सत्ता पर जाने के बाद भी नहीं छोड़ा। और अगर उस सत्ता ने महामाया सिंह की सरकार में, आप लोग जानते होंगे, अगर उस, चाहे वो लोहिया की सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बनी हो, चाहे महामाया प्रसाद जी क्यों न बने हो, अगर वो लोग एजेंडा छोड़ रहे थे तो उनके खिलाफ भी बगावत। क्योंकि यानी एक ऐसी राजनीति जो विचारधारा पर आधारित हो, उससे निकले एजेंडे पर आधारित हो और वो सत्ता में भी आ जाए तो उस विचारधारा और एजेंडे को न छोड़े। अवसरवादी राजनीति नहीं, जनता को छलने वाली राजनीति नहीं। जनता को कौन छलता है? जो अपने लिए राजनीति करता है, अपने बेटे के लिए राजनीति करता है, अपनी बीवी के लिए राजनीति करता है, अपने परिवार के लिए राजनीति करता है, धन संपत्ति बनाने के लिए राजनीति करता है, आजीवन सत्ता कायम रखने के लिए राजनीति करता है, वो व्यक्ति जो है अवसरवादी राजनीति करता है, जनता के साथ छल करता है, जो एजेंडा रखता है और जो कहता है और करता कुछ और है। लेकिन जगदेव प्रसाद की राजनीति नहीं थी। यानी जगदेव प्रसाद की राजनीति ये बताती है कि जगदेव प्रसाद की राजनीति हमारे सामने राजनीति करने का मॉडल रखती है कि हम सत्ता पर कब्जा भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुसंख्यक समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो लोकतांत्रिक तरीके से भी सत्ता पर कब्जा कर सकते हैं और सत्ता पर कब्जा रखते हुए भी अपना एजेंडा नहीं छोड़ेंगे, अपनी विचारधारा नहीं छोड़े देंगे। जगदेव प्रसाद बाबू जगदेव प्रसाद इसकी मिसाल है कि राजनीति का ये मॉडल खड़ा किया जा सकता है। केवल हम विचारधारा की बात करते रहेंगे, केवल हम एजेंडे की बात करते रहेंगे और राजनीति का मैदान छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन राजनीति के मैदान में जीत हासिल करने के लिए या राजनीति के मैदान में सत्ता पा करके सत्ता का स्वाद चखते रहने के लिए या सत्ता मुंह में पड़ करके या सत्ता अपने बेटे बेटियों को ट्रांसफर करने के लिए हम विचारधारा और एजेंडा छोड़ दें, ये भी नहीं। तो हम लोग पूछते हैं कि भाई क्या राजनीति का आपका मॉडल क्या होगा? मॉडल है हमारे पास, शोषित दल, शोषित समाज दल बने। आज के शोषित दल की बात, समाज दल की मैं बात नहीं करता, आज क्या है क्या नहीं है मैं उससे ज्यादा नहीं जानता।
लेकिन वो मॉडल रखा था जगदेव बाबू ने कि हम बाकायदा चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं, अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं, अपना मंत्री बना सकते हैं और अपने एजेंडे पर कायम भी रह सकते हैं। लोहिया में जो भी कमी रही हो, लेकिन लोहिया भी अवसरवादी राजनीति नहीं कर रहे थे। उनके हमारी टकराहटें, रामस्वरूप वर्मा की उनसे टकराहट या जगदेव बाबू की उनसे टकराहट जो है, वो टकराहट अवसरवाद के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं है। किसी ने नहीं आरोप लगाया है कि लोहिया स्वार्थी, लोहिया अवसरवादी, किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लोहिया पूरा। वैचारिक संघर्ष चलता रहता है। वैचारिक संघर्ष 100% वैचारिक सहमति नहीं बनती है। लेकिन लोहिया भी व्यक्तिगत जीवन में कभी भी लोहिया ने भी प्रसिद्धि के लिए, नाम के लिए, पैसे के लिए, पद के लिए राजनीति नहीं किया। केरल में उनकी सरकार बनी और वो सरकार जनता के खिलाफ लाठीचार्ज करा दी, उसके खिलाफ अनशन करने को उतर गए लोहिया। अब आप यहाँ ही पूछ सकते हैं कि अभी मैं लोहिया पर बात करूं तो उनके जो वैचारिक असहमतियां हैं, जहां से हम लोहिया से सहमत नहीं हैं, हम अपनी असहमति दर्ज कराएंगे। लेकिन जो चीज सराहने लायक हो कि हम उसे सराहेंगे। जहां हमारी जिन विचारों पर सहमति होगी हम सहमति दर्ज कराएंगे। तो जगदेव प्रसाद बाबू की एक बात और समझिए कि राजनीति का मॉडल, यानी 3 चीजें मैं फिर से दोहरा रहा हूं, बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं कि कैसे विचारधारा आधारित राजनीति की जा सकती है, कैसे एजेंडा आधारित राजनीति की जा सकती है, कैसे इस विचारधारा एजेंडे पर आधारित राजनीति में सत्ता पाया जा सकता है और सत्ता पार करके अपने लोगों के लिए काम भी किया जा सकता है। आप जगदेव बाबू के बिना, जगदेव बाबू के संघर्षों के बिना कर्पूरी ठाकुर के कल्पना नहीं कर सकते थे। कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री होने की कल्पना भी नहीं कर सकते। वो सारी जमीन न हुई होती, लालू प्रसाद जी ने क्या किया क्या नहीं किया मैं इस पर कोई आकलन करने नहीं जा रहा हूं, लेकिन वो जमीन नहीं बनी होती तो ये भी राजनीति नहीं पनपती। लालू प्रसाद भी इतने लंबे समय में, आज नीतीश जी ये बिहार में ये तय हो गया कि पिछड़ों में से ही लंबे समय से कोई न कोई मुख्यमंत्री हो रहा है, कम से कम जात के नाम पर। ये चीज, इसकी पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? मुलायम सिंह केवल अपने आप नहीं हो गए थे, इसकी पूरी पृष्ठभूमि उत्तर भारत में ललई सिंह यादव ने, जिज्ञासु ने, अच्युतानंद ने, बहुत सारे लोगों ने तैयार कर रखी थी। उस पृष्ठभूमि पर वो चीज बनी थी, भले वो उसको भूल गए हो, छोड़ दिए हो, चाहे जो भी किए हो। तो जगदेव बाबू ने राजनीति का मॉडल भी खड़ा किया। फिर मैं कुछ समस्याओं पर फिर से बात करूं, आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा। दिक्कत क्या है? हमारा इतिहास ही नहीं ठीक चले। बहुजनों का इतिहास ही बहुत जो मतलब जो न्याय के लिए संघर्ष का, जिसको कहती है ना सच्चा इतिहास, सच्चा इतिहास ही का दस्तावेजीकरण ही नहीं हुआ। अभी राजेंद्र प्रसाद जी, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद का मैं एक लेख पढ़ रहा था, 6-7 जीवनियां लिखी गई हैं जगदेव बाबू। 2-3-4 मेरे हाथ भी लगी हैं जिनको मैं देखा हूं। मैं किसी को कम करके आंक नहीं रहा हूं, लेकिन एक बात कह रहा हूं कि अभी भी एक बहुत ही प्रामाणिक जीवनी, जो दुनिया के, विश्व के जीवनियों के टक्कर की एक जीवनी अभी भी तैयार करने की जरूरत है। अभी भी बहुत कुछ राजेंद्र प्रसाद जी ने स्वीकार किया है, उन्होंने उनका संकलन तैयार किया है, एक समग्र वाङ्मय तैयार किया है, लेकिन उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि बहुत कुछ ऐसा है जो अभी संग्रह में नहीं आ पाया है। यानी हम ये बहुत अच्छा, मतलब आप लोग चला रहे हैं जो हमारे नायक, हमारी विरासत। एक चीज और भी मैं देखता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा आज सुबह कि जब मैंने शुरू में गौरी लंकेश वाला लेख लगाया तो उस समय जो प्रतिक्रिया बड़ी कमजोर थी, तो मेरे मन में एक थोड़ी देर के लिए आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उत्तर भारत में हम लोग हिंदी भाषी लोग अपने नायकों को, जिनको जानते हैं उन्हीं तक सीमित हैं और दक्षिण के नायकों को हम जानना नहीं चाहते। फिर बाद में मुझे लोगों की प्रतिक्रियाएं देख के लगा नहीं, ऐसी बात नहीं है। जानना मुक्ति संघर्ष का इतिहास, नहीं तो एक पुस्तिका के रूप में ही तैयार हो कि पूरे देश का, बंगाल से नमो सुद्रा आंदोलन, लाहौर में संत बीए राम, पंजाब में मंगू राम, वो पश्चिम महाराष्ट्र में फूले साहू जी महाराज, डॉक्टर अंबेडकर,
तमिलनाडु में अयोध्यादास पेरियार, केरला में श्री नारायण गुरु आयंकली सयोधन अयप्पन, उत्तर भारत में कर्नाटक में वासवन्ना, गौरी लंकेश और कुलवर्गे, गौरी लंकेश के पिता लंकेश समझ रहे हैं, लंकेश तो रावण को कहा जाता है, उनके पिताजी ने अपने, गौरी लंकेश के पिता ने अपने नाम के आगे लगा लिया, क्योंकि वो लोग अपने को द्रविड़ परंपरा से जोड़ते थे, आर्य परंपरा से नहीं जोड़ते थे, द्रविड़ परंपरा से जोड़ते थे। और उत्तर भारत में नायकों की एक पूरी श्रृंखला। एक बात बताऊं कि ऐसा नहीं है कि बाद में भी बहुत सारे नायक, मैंने एक व्यक्ति का मैं जरूर नाम लेना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जैसे तुलसीराम बहुत कम पढ़े गए हैं, या तुलसीराम को उनके मुर्दहिया और का दो आत्मकथाओं के नाम से जाए, लेकिन तुलसीराम इतने गहरे स्तर के अध्येता और विचारक हैं। जैसे हम में से बहुत सारे लोगों को पॉल भारती ने बहुत सारे विषयों पर लिखा है, और बहुत अरे दर्जनों से ऊपर 20-25 किताबें हैं जो जरूर पढ़ी जानी चाहिए, जिनके बारे में हमको पढ़ करके लगता है ये तो काम पहले हुआ। जिज्ञासु जी, चंद्रिका पर जिज्ञासु ने इतने रैदास को सबसे पहले उन्होंने ही लिखा और बहुत विस्तार से लिखा है। ब्राह्मणवाद के फोल्ड से रैदास को निकालने का काम उन्होंने किया। तो इसी तरह जगदेव बाबू, मैं नहीं जानता था, मैं खुद नहीं जानता था। एक तरफ जगदेव बाबू हिंदी पर जनता अखबार का संपादन कर रहे हैं, पत्रिका का संपादन कर रहे हैं, तो हैदराबाद जाकर के 2 सालों तक अंग्रेजी पत्रिका लीडर का संपादन कर रहे हैं। जगदेव बाबू का नाम सुनते जैसे ऐसे लगता है कि कोई गांव देहात के अरे ऐसे सारा, बहुत ही प्रखर बौद्धिक विचारक हैं, वो चिंतक है, लेखक है। 2 सालों तक हैदराबाद में जो सोशलिस्ट पार्टी की पत्रिका निकल रही है, लीडर उसका अंग्रेजी में संपादन करते हैं। तो हम सब में से बहुत कम लोगों को पता है। इससे हमारे भीतर का आत्मविश्वास बढ़ता है कि हमारे नायकों ने कितनी ऊंचाइयां छुई हैं। हमें हिंदी भी आनी चाहिए खूब अच्छी, हमको उतनी अच्छी अंग्रेजी भी आनी चाहिए। गौरी लंकेश को खूब अच्छी अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी हमारा चॉइस पहले हमको आना चाहिए। हमारा मन करेगा अंग्रेजी में लिखेंगे, हमारा मन करेगा हिंदी में लिखेंगे, हमारा मन करेगा कन्नड़ में लिखेंगे, तेलुगु में लिखेंगे, तमिल में लिखेंगे, मराठी में। जैसे हम लोगों को कोशिश करके मराठी सीखनी चाहिए जरूर, क्योंकि हमारे पुनर्जागरण का स्रोत कहाँ है? महाराष्ट्र में। और कोई इतनी कठिन भाषा नहीं है कि हमें से कुछ लोग कोशिश करें तो मराठी नहीं हम लोग सीख सकते हैं, क्योंकि बहुजन आंदोलन कोई उत्तर भारत तक तो सीमित नहीं रहेगा। अच्छा, बहुजन आंदोलन की ताकत आज भी, जैसे आज मैं मित्रों गया हुआ था, आप जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अरुण मिश्रा जाते जाते कई सारे निर्णय दे गया, जिसमें 2 निर्णय एक है कि दिल्ली में 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को 3 महीने के अंदर खत्म कर देना है, वहां से हटा देने का निर्णय दे के गया। तो ये भी लिख के गया कि कोई दूसरा कोर्ट स्टे नहीं दे सकती है, राजनीतिक पार्टियां इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं, कोई और इसमें आकर के बाधा नहीं पैदा कर सकता। और प्लान बकायदा बना के गया कि इन झुग्गी झोपड़ियों को कैसे हटाया जाए। और अभी मैं पिछले 1 महीने से जा रहा हूँ, सकूर बस्ती करके एक झुग्गी झोपड़ी है, उसमें कौन लोग हैं? हर जगह पर आधे तो बिहार के लोग हैं। 48 झोपड़ियों में आधे से ज्यादा लोग, अरे झुग्गी बस्तियों में करीब जो 2.5 से 3 लाख आबादी रहती है, उसमें आधे से ज्यादा लोग बिहार के हैं। और 99% जो लोग हैं वह तो दलित हैं, या तो अति पिछड़ी जातियों के ओबीसी हैं। यादव जाति उजाड़ देने का बहुजन आंदोलन का विषय नहीं है, और हमारी ताकत इतनी कमजोर भी नहीं है। जैसे देखिए, ST एक्ट के खिलाफ यही सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है। लोग कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं बदला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ही ST एक्ट के खिलाफ फैसला दिया था, लेकिन दलित बहुजन आंदोलन ने सड़कों पर उतर करके सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च तो संसद है ना, संसद से सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलवा दिया। इसी तरह यही सुप्रीम कोर्ट, आपको याद होगा कि आदेश दे करके गया था कि जिन जंगलों पर, सोकाल्ड जंगलों पर आदिवासियों, जंगल आदिवासियों का ही है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जिन जंगलों पर आदिवासियों ने कब्जा जमा रखा उसको खाली कराया जाए। आदिवासी सड़कों पर उतर आए पूरे देश के, ठंडे बस्ते में पड़ गया खाली कराने का। इसी तरह अगर झुग्गी झोपड़ियों के पक्ष में जो बहुजनों का है,
वो केवल झुंगे रहने की जगह नहीं है, वहीं उनका रोजगार है, वहीं वह महिला निकल के जाके किसी घर में काम करती है, वहीं पुरुष निकल के सीमेंट उतारता है उसी रेलवे स्टेशन पर, वहीं कहीं बगल में छोटी सी मजदूरी करता है। वो उनके जीविकोपार्जन का संवैधानिक अधिकार है, बुनियादी यानी जीवन के अधिकार कोई छीन रहा है। जगदेव बाबू या गौरी लंकेश, कुल ऐसा नहीं है। देखिए एक बात और समझ लीजिए, बहुजन आंदोलन का मतलब ये नहीं है कि बहुजन दलितों के केवल ऊपरी हिस्से के माने आरक्षण का मुद्दा है। तो सरकारी नौकरियों में ही तो आरक्षण है ना। और कितने लोग हैं, ज्यादातर नौकरियां तो ऐसी हैं जो बीए के बाद ही मिलती हैं। बीए कितने हैं केवल दलित लोगों में? क्या % लोग बीए हैं? क्या % लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं? 20% भी तो नहीं है, 15 भी नहीं है, 17 भी नहीं है। बहुजनों में क्या % है? तो क्या हमारी सिर्फ लड़ाई ऊपर के कुछ लोग जो आरक्षण के दायरे में आते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए होगी? प्रतिनिधित्व की बात मैं नहीं कर रहा हूं। हमें आरक्षण के मुद्दे के साथ बहुजनों के उन सभी मुद्दों को भी उठाना पड़ा। आप सारा घोषणा पत्र देख लिए जगदेव बाबू का, वो धन धरती सबके बंटवारे की बात कर रहे हैं, शोषित शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, अराजक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो व्यापक लेवल पर धन धरती के बंटवारे की बात कर रहे हैं, सबके लिए साथ न्याय करने की बात कर रहे हैं। जो भी शोषित है वो शोषकों के खिलाफ खड़े हैं। शोषक शोषित सबसे ज्यादा इस देश में जिस व्यक्ति ने बहुजन शोषित शब्द का इस्तेमाल किया वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ ये वर्ग संघर्ष करने से नहीं चलेगा, ये वर्ग संघर्ष अमूर्त शब्द नहीं चलने से चलेगा, ये बाण संघर्ष है। ठीक है, थोड़ा परिवर्तन आया है, थोड़ा सा बड़ संघर्ष वर्ग संघर्ष में थोड़ा सा फर्क आया है, लेकिन अभी भी इस देश में जो वर्ग संघर्ष है उसका बड़ा हिस्सा बड़ संघर्ष है। इसे इस देश के वामपंथी आंदोलन के लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी इस देश में जो वर्ग संघर्ष है उसका एक बड़ा हिस्सा बड़ संघर्ष है। क्योंकि मैं आपसे पहले रख चुका हूं कि संपत्ति पर जो कॉर्पोरेट पूंजी उस पर किसका नियंत्रण है? धन दारिद्र बंटवारे, यानी कॉर्पोरेट पूंजी पर जो कुछ चंद पूंजीपतियों ने नियंत्रण कर लिया है। क्या इसके जगदेव बाबू के याद करने का मतलब है उसमें भी अपना हक मानना? व्यापार पर जो कुछ लोगों ने नियंत्रण कर लिया उसमें अपना हक मानना, शेयर मार्केट पर कर लिया उसमें अपना हक मानना, जमीनों पर कर लिया उस पर अपना हक मानना, सेवा क्षेत्र जो नया क्षेत्र का खुला है वो अपना हक मानना, खेती पर अपना हक मानना, नौकरियों में मानना, सुप्रीम कोर्ट में मानना, IAS में मांगना। यानी जगदेव बाबू का जो मामला जो प्रस्ताव था कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व मतलब केवल सरकारी नौकरियों में नहीं, खेती में भी, पूंजी में भी, उद्योग धंधों में भी, व्यापार में भी, सेना में भी, न्यायपालिका में भी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा, सब में धन धरती का बंटवारा होना चाहिए। तो जगदेव बाबू का अच्छा, जगदेव बाबू के जितने डिमांड है अगर उनका वो देखिए, मैं देख रहा था वो सारे डिमांड इस देश के 90% लोग, अगर कोई बढ़िया पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो और उस डिमांडों को आज नए सिरे से उठाए तो 90% लोग उसके साथ होंगे, क्योंकि साधन बहुत कम थे जगदेव बाबू के पास। आज करोड़ों की संख्या में बहुजन युवा उस समय नहीं थे, आज करोड़ों की संख्या में बहुजन है, दलित है, आदिवासी है, करोड़ों की संख्या में ऐसे नौजवान है। कोई जगदेव बाबू जैसा, कोई रामस्वरूप वर्मा जैसा पॉलिटिकल लीडर अगर खड़ा हो और जगदेव बाबू जैसा मॉडल पॉलिटिकल लीडर खड़ा हो तो पूरा उत्तर भारत की तस्वीर बदल देगा। सामाजिक संबंध बदल जाएंगे, आर्थिक संबंध बदल जाएंगे, सांस्कृतिक संबंध बदल जाएंगे, राजनीतिक संबंध। और जब जन आंदोलन शुरू होता है ना तो सारी पार्टियों के चरित्र भी बदलने लगते हैं। जैसे आपको एक उदाहरण दूं, नेपाल का बगल में नेपाल की जो कांग्रेसी पार्टी थी, नेपाली कांग्रेस, वो संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक थी कि राजा रहेगा और राजतंत्र भी रहेगा और लोकतंत्र भी रहेगा। उस पर वो 50 साल से चल रही थी। लेकिन जब जन आंदोलन शुरू हुआ नेपाल में, माओवादी पार्टी जो वहां की थी, तो वही कांग्रेस पार्टी उल्टा एकदम पलटा मार ली।
उसने कहा नहीं, अब गणतंत्र होगा, राजा के लिए कोई जगह नहीं होगा, आधुनिक लोकतंत्र होगा। यानी जब जन आंदोलन शुरू होते हैं, अभी बहुजनों का जन आंदोलन तेज होते ही कांग्रेस पार्टी बहुजन बहुजन करने लगेगी। बहुजनों को आवाज ऊंची नहीं है तो ये परशुराम की बात कर रही है सपा बसपा। अभी बहुजन जन आंदोलन बहुत तेज हो जाए और उनको लगने लगे कि बहुजनों की ओर से ही हम जीत जाएंगे और बहुजन सारे एकजुट हो गए हैं, यही लोग पलटा मार जाएंगे। यही जगदेव बाबू का नाम लेने लगेंगे, यही प्रियालय सिंह का नाम लेने लगेंगे, यही गौरी लंकेश का नाम लेने लगेंगे, यही जग्यासु जी का नाम लेने लगेंगे, यही फूले का नाम लेने लगेंगे, साहू जी का नाम लेने। ये सब कांग्रेस पार्टी भी बदल सकती है, ये सब बदल जाते हैं। लेकिन वो चीज होती है जन आंदोलन से, बड़े व्यापक जन आंदोलन से, और उस व्यापक जन आंदोलन से नई पार्टी बन सकती है। इस मामले में, एक खास मामले में जगदेव बाबू हमारे लिए बहुत ज्यादा काम किए कि राजनीति का मॉडल क्या हो। जैसे इसके पहले जब हम नायकों पर बात कर रहे थे, बहुजन नायकों पर, तो सामाजिक आंदोलन का मॉडल हमारे सामने था, सांस्कृतिक आंदोलन का हमारे सामने मॉडल था, लेकिन राजनीतिक आंदोलन का मॉडल हमारे सामने नहीं था। और ऐसा तो नहीं है कि हम राजनीति का मैदान, सत्ता का मैदान खुला छोड़ दें। राजनीतिक आंदोलन का जो मॉडल है, उसके हमको प्रेरणा, उसकी मॉडल इतिहास से विरासत ली जाती है। सब कुछ एज इट इज नहीं होता है, लेकिन बहुत कुछ मिलता है। राजनीति का मॉडल जगदेव बाबू कि कैसे ऐसा संभव है। मैं बार बार उस बात को दोहरा रहा हूं कि हम अपनी विचारधारा पर डटे रहें, अपने एजेंडा पर डटे रहें और सत्ता पर भी कब्जा कर लें, चुनाव में भी बहुमत से जीत जाए। अरे 67 में जीत के दिखा रहे हैं वो लोग, 57 में रामस्वरूप वर्मा 58 में जीत के दिखा रहे हैं लोग, जब कांग्रेस की तूती बोलती थी। और जगदेव बाबू के पास या रामस्वरूप वर्मा के पास या सोची संसाधनों का इतना ज्यादा अभाव था, पक्ष में बोलने वाले बहुत कम लोग थे। बिहार पहला राज्य था जहां में तक मेरी जानकारी है कि पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री 67 में ही बन जाता है। 67 में, सॉरी, अगर एग्जैक्ट हो डेट हो तो देख लीजिए। यानी कांग्रेस के वर्चस्व को, एक अपर कास्ट के वर्चस्व को चुनौती मिलने लगती है, भले ही अंतिम तौर पर वर्चस्व टूटने में थोड़ा टाइम लगा। तो राजनीति का मॉडल जगदेव बाबू। हम में से बहुत सारे लोग पत्रकारिता करना चाहते हैं। गौरी लंकेश पत्रकारिता का मॉडल खड़ा करती हैं कि कैसी पत्रकारिता होनी चाहिए। पत्रकारिता भी पक्षधर होनी चाहिए, पत्रकारिता निडर होनी चाहिए, पत्रकारिता जनता के लिए होना चाहिए। पत्रकारिता केवल कैरियर नहीं है, पत्रकारिता पैसा कमाने का केवल साधन नहीं है, पत्रकारिता नाम कमाने का केवल उपकरण नहीं है। पत्रकारिता जनता के लिए ही होती है। बस पत्रकार की ये विशेषता होनी चाहिए कि जो भी बात कहे तथ्यों पर आधारित कहे, तर्कों पर आधारित कहे, वो मनगढ़ंत और प्रलाप ना करे, तथ्य दे, तर्क दे और अपनी बात तथ्य और तर्क के आधार पर कहे। लेकिन पत्रकार का भी पक्ष होता है और पत्रकार का पक्ष होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया, ST/ST एक्ट के भी लोग, पत्रकार का कोई पक्ष नहीं होगा। पत्रकार का काम है उनको बताए कि समाज में दलितों के साथ भयानक अन्याय होता है और उसके लिए ST/ST एक्ट की जरूरत है। तथ्य देकर के बताए, तथ्य खोजना उसका काम है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ने, यानी करीब 2-2.5 लाख लोगों को दर का भिखमंगा बना देने का, उसमें बहुत सारे लोग, मैंने अभी पूछा, पिछले दिनों से पूछ रहा हूँ, उनका बिहार में कोई घर भी नहीं है, झोपड़ी भी नहीं बची हुई है, वो कई पीढ़ी से यहीं रह रहे हैं, दो पीढ़ियों से यहीं रह रहे हैं, उनके बच्चे यहीं पैदा हुए, यहीं पढ़ रहे हैं, यहीं का वोटर कार्ड बन गया है, वो कहाँ जाएंगे? और अगर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो पत्रकार का कार्य क्या है? बताए कि इनको उजाड़ना, संविधान के में जो जीवन का अधिकार को सबसे बड़ा मौलिक अधिकार माना गया है, उनको उजाड़ना उस मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। उनको उजाड़ना जीवन जीने के अधिकार का, मनुष्य होने के पहले बुनियादी अधिकार का उल्लंघन है। वो बताइए कि ये क्यों किया गया है। वही अरुण मिश्रा
उसी समय एक तरफ पर झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ने का आदेश देता है और दूसरी तरफ मुकेश अंबानी के 5,000 करोड़ रुपए यूं ही माफ कर देता है, राहत दे देता है। 5,000 करोड़ छोटी मोटी होती है। वो व्यक्ति कहता है जाते समय कि मैं अपनी अंतरात्मा के आधार पर फैसले देता था। जज का काम अंतरात्मा के आधार पर फैसले देना है कि संविधान के आधार पर फैसला देना है? जो खुलेआम सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होते हुए मोदी की तारीफ करता है। और एक बात और मैं कहती हूँ, एक बहुत बड़ी बात कहते थे जगदेव बाबू कि मैं सवर्णों की राजनीतिक हलवाई करने के लिए पैदा नहीं हूं। राजनीतिक हलवाई क्या होती है? जमीन के जुड़े हुए लोग थे तो जमीनी शब्द इस्तेमाल किया। इतना बड़ा शब्द है कि मैं सवर्णों की राजनीतिक हलवाई करने के लिए नहीं पैदा हुआ। राजनीतिक हलवाई का मतलब क्या? हलवा क्या होता था? हलवा मतलब वो दूसरे के खेत में श्रम करेगा, खेत जोतेगा, बोएगा, पैदा करेगा, फसल काटेगा, दाएगा, दौरी करेगा और ले जा करके मालिक के घर रख देगा। शायद बहुतों को बुरा लगे, लेकिन मैं कहूँ कि नरेंद्र मोदी सवर्णों की राजनीतिक हलवाई कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सवर्णों की राजनीतिक हलवाई कर रहे हैं। कोई भी अपर कास्ट का व्यक्ति सवर्णों का इतना बड़ा प्रभुत्व इस देश में कायम नहीं कर सकता था। मैं पहले भी कर रहा हूं। इस नाते आरएसएस ने ओबीसी के समाज के बीच से एक सेनापति चुना जो उनका राजनीतिक हलवा बने, यानी अपर कास्ट के लिए, संघ के लिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या? अपर कास्ट का राष्ट्र, ब्राह्मणवाद के लिए काम करे। और नरेंद्र मोदी सवर्णों की राजनीतिक हलवाई कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी ही नहीं, रामदास अठवाले क्या कर रहे हैं? ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कहने के लिए दलित नेता हैं, ओबीसी के नेता हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जगदेव बाबू के शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो सवर्णों की राजनीतिक हलवाई कर रहे हैं। मतलब सारा राजनीति वही जैसे हलवा करता था कि जोता, बोया, कोड़ा, फसल बोया, पैदा किया, दौरी किया, सब कुछ किया, फिर उसके यहाँ पहुंचा दिया। इसी तरह सारी राजनीति किसके लिए? उनके हितों के लिए। क्या कर रहे हैं? सारी संपत्ति सौंप रहे हैं। कारपोरेट कौन है? अपर कास्ट। और राम और इसके उसके नाम पर, राम मंदिरों के नाम पर अपर कास्ट संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक शब्द में कहना हो, जो कांसीराम दूसरे तरह से कहते थे। जब मैं ये पढ़ रहा था जगदेव बाबू, मेरे समझ में आया कुछ ज्यादा सटीक शब्द की चमचागिरी कहते थे। उससे भी कठोर शब्द है जो चमचा युग में लिखा, चमचागिरी नहीं, उससे बढ़िया शब्द है। जगदेव बाबू ने और अच्छा एकदम बहुत ठोस शब्द दिया, राजनीतिक हलवाई। आप दलित होते हुए, ओबीसी होते हुए, आदिवासी होते हुए, और अगर अपर कास्ट के हितों के लिए काम कर रहे हैं, अगर अपर कास्ट के लिए काम कर रहे हैं तो आप उनकी राजनीतिक हलवाई कर रहे हैं। मतलब बहुजनों की, ओबीसी की, दलितों की, आदिवासियों की, उसमें महिलाओं के बड़े हिस्से की स्वतंत्र राजनीति बननी चाहिए। और वो स्वतंत्र राजनीति बनाने की कोशिश की थी। स्वतंत्र पार्टी होते हुए भी राजनीतिक हलवाई कोई कर सकता है। जो लोग परशुराम कर रहे हैं, या आपके प्रदेश में राज्यसभा भेजना हो, ये भेजना हो, तो ये सवर्ण, वो सवर्ण, ये सब जो धंधे कर रहे हैं, क्या है? ये किस्म की राजनीतिक हलवाई है। मतलब अलग पार्टी भी बनाए हुए तब भी यही कर रहे हैं। वो भूपेश बघेल राम पदगमन बना रहे हैं। अपर कास्ट संस्कृति का वर्चस्व रहेगा और अपर कास्ट का समाज में अर्थव्यवस्था में वर्चस्व नहीं रहेगा। पहले अपर कास्ट ने सांस्कृतिक वर्चस्व बनाया था, उसी के दम पर उसका आर्थिक वर्चस्व टिका हुआ है, उसी के दम पर उसका आर्थिक वर्चस्व, सामाजिक वर्चस्व, आर्थिक वर्चस्व, सांस्कृतिक वर्चस्व पर टिका हुआ है। पहले उसने राजनीतिक वर्चस्व, सांस्कृतिक वर्चस्व बनाया, यानी विचारों और दिमागों पर वर्चस्व कायम किया।
और जब सांस्कृतिक वर्चस्व के लिए आप रात दिन काम कर रहे हैं और उनका आर्थिक और सामाजिक वर्चस्व आप तोड़ देंगे। तो मित्रों, आज 2 शहीदों, जो दोनों शहीद, मैं तो कहूंगा कि देखिए कई मोर्चों पर काम है, राजनीतिक मोर्चे पर काम है, सामाजिक मोर्चे पर काम है, पत्रकारिता के मोर्चे पर काम है, लेखन के मोर्चे पर काम है। जैसे आज जगदेव बाबू से जुड़े हुए अभी बहुत सारे लोग, उनके शायद बड़े भाई वीरेंद्र जी भी जिंदा हैं, उनसे जुड़े हुए कुछ और लोग जिंदा हैं। मैं तो कहूँगा कि आप लोगों में से कोई भी पहलकदमी लेकर के जगदेव बाबू खूब बढ़िया जीवनी 6 महीना लगा करके केवल बैठ करके कुछ किताबें देख करके या पत्रिकाएं देख के नहीं, जैसे हैदराबाद भी जाना होगा, जहाँ से लीडर निकालते थे, कहाँ रहते थे, किस कमरे में रहते थे, कैसे जीते थे, विधानसभा में जो कार्रवाइयाँ हैं, जो उनके भाषण हैं, जो उनकी पत्रिकाओं में उनके संपादकीय हैं, जो उनका परिवार है, जीवन है, उस समय बिहार की जो स्थिति है, यानी ये कंप्लीट चीज लेकर के एक उनकी जीवनी दिया। जब 5-6 जीवनियां हैं, वो जीवनियां भी मदद करेंगे। जब तक हम डॉक्यूमेंट, ऐसी एक किताब, ऐसी एक जीवनी जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हो, कोई फ्रांसीसी पढ़े, कोई इटालियन पढ़े, कोई जर्मन पढ़े। मैंने जो बताया ना कि गांधी की 1000 जीवनी तो अंग्रेजी में लिखी गई है, ऐसे थोड़ी विश्व भर में उसको स्थापित कर दिया। अम्बेडकर उससे कई गुना बड़े हैं, लेकिन अभी भी उस वैश्विक स्वीकृति और उस तरह का नहीं। क्यों? क्योंकि जिसके वो नेता थे उसमें उतने लेखक नहीं। अच्छा, ये सच बात है, ये किसी की गलती नहीं है कि जीवनी नहीं लिखी गई। एक जीवनी 2 साल, 1.5 साल, 6 महीना, 9 महीने का लगा के लिखी जाती है तो संसाधनों की मांग करती है, समय की मांग करती है, फुर्सत की मांग करती है। कहां से आए? दलित बहुजन अपनी जिंदगी चलाने में लगा हुआ है, उनके पास तो संसाधन है, संस्थान है, इतने बड़े बड़े सरकारी मदद है। केवल दीनदयाल की रचनावली के लिए 13-14 करोड़ रुपया खर्च हो गया। हम लोगों को 13 लाख क्या 3 लाख भी मिलना मुश्किल है। अभी जगदेव बाबू की भी जीवनी तैयार करनी हो, बढ़िया। धनंजय की जैसे अम्बेडकर, मैंने एक ऐसी जीवनी जिसकी लोग बराबर, जिसके एक एक तत्वों का लोग प्रमाण की तरह है। अभी कमल भारती सर को कोई प्रोजेक्ट मिले तो एक बड़ी अच्छी जीवनी तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रोजेक्ट और साधन होने चाहिए ना। अच्युतानंद की एक अच्छी जीवनी तैयार कर सकते हैं, या वो नहीं आज उम्र है या कोई जाने आने में दिक्कत, तो युवा साथी ये काम कर सकते हैं उनके देखरेख में, या ऐसे बहुत सारे अन्य लोगों के देखरेख में। तो मैं ये कह रहा हूं कि अपनी बात को खत्म करते मैं कहूं कि राजनीतिक एजेंडे, सामाजिक एजेंडे और विचारधारा पर खड़े रहते हुए कैसे राजनीति की जा सकती है, इसका एक बहुत सशक्त मॉडल जगदेव प्रसाद जी प्रस्तुत कर। आप अगर हमसे पूछेंगे, मैं साफ बोल दूं, किसी को बुरा लगे चाहे बात, तथा लालू प्रसाद यादव जी की राजनीति जितनी सफल रही हो, मुलायम सिंह की राजनीति जितनी भी सफल रही हो, लेकिन वो बहुजन विचारों पर आधारित, बहुजन एजेंडे पर आधारित राजनीति थी। उसमें बहुजन विचार भी थे और बहुजन एजेंडा भी था, लेकिन कंप्लीटली वो बहुजन विचारों और राजनीति पर आधारित राजनीति नहीं थी। वो जगदेव बाबू की धारा का विकास नहीं था। वो एक बहुत ही परिवर्तनकारी राजनीति के ही प्रतीक है जगदेव बाबू। उस राजनीति के उस धारा का विकास होना चाहिए और किया जा सकता है, और आज के देश में उसकी जरूरत है। और पत्रकारिता के मॉडल के तौर पर हमारे लिए गौरी लंकेश बहुत मजबूत मॉडल है। पत्रकार को निडर होना चाहिए। दुनिया भर में पत्रकार बहुत कुर्बानी दे रहे हैं। तुर्की में सैकड़ों पत्रकार जेलों में हैं। रूस के जितना भी पुतिन की तो किए, कितने पत्रकार मारे गए हैं। दुनिया के देशों में सऊदी अरब का एक पत्रकार को मार दिया गया दूतावास में। दुनिया के कोने कोने में पत्रकार जेलों में है। पत्रकारिता का मतलब कोई प्रेस कलम में मनोरंजन नहीं है। पत्रकारिता मतलब दलाली नहीं है। आजकल किसी से पूछिए, मैं एक बात बताऊं, मैं पत्रकार नहीं कहता, मैं हूं भी नहीं, मेरी क्या पत्रकार होने की हैसियत भी नहीं है, तो मैं पत्रकार हूं भी नहीं। लेकिन फिर भी मान लीजिए पैसा कोई पूछता है तो कहने में संकोच होता है, क्योंकि लोग कहते हैं अच्छा तब तो भाई सब ठीक ठाक कमाई होगी।
मतलब पत्रकार हैं तो दलाली आप करते ही होंगे। पत्रकारिता का मतलब, पत्रकारिता भी उतनी ही साहस की मांग करती है जितनी राजनीति, जितना सामाजिक आंदोलन, उतने ही निडर होने की मांग करती है, उतनी ही मांग करती है, त्याग की भी मांग करती है, कुर्बानी की भी मांग करती है। हाँ, स्रोत संसाधन भी होना चाहिए एक पत्रकार के पास अपना काम करने के लिए। तो मित्रों, आज मैं थोड़ा ज़्यादा ही समय ले लिया, आज मैं थोड़ा दूसरे मूड में भी थोड़ा लग रहा था, तो मैं दोनों शहीदों के प्रति फिर से नमन करते हुए और आप लोगों को धन्यवाद देते हुए तो आज कार्यक्रम यही हम लोग समाप्त करते हैं। शुक्रिया।